तो इसमें पहले हम लोग लिखे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ध्यान देना ये व्यापक रूप है, अभी तुलना कहीं भी होगी इसी से कराएंगे, इसको याद रखना है और इसमें कौन कौन क्या क्या इसको ध्यान से लिखना। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहां a बराबर क्या है? x² का गुणांक देखो x² के सामने है, हमने बोला चिन्ह सहित, चिन्ह भी ध्यान में रखना है तो उसके सामने क्या चिन्ह लगा है? प्लस या माइनस, ठीक है। फिर b बराबर इसका गुणांक x का गुणांक, ये भी चिन्ह सहित, इसका भी चिन्ह देख लेना कि प्लस लगा है या माइनस लगा है। और c बराबर, c में x नहीं लगा है इसलिए उसे हम अचर पद कहेंगे, ये भी चिन्ह सहित, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। तो ये हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, हो जाएगा। अब कहीं भी किसी भी बहुपद की तुलना अगर हमको करानी हुई तो हम किससे कराएंगे? किसी व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c से कराएंगे और मान किसका किसका निकालेंगे? a का, b का और c का, ठीक है ना। तो ये लिख लिए, नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिख लो, सिंगल इंडिकेट पॉइंट। किसी भी द्विघात बहुपद की तुलना, किसी भी द्विघात बहुपद की तुलना किसी भी द्विघात बहुपद की तुलना, हो गया, व्यापक रूप से कराकर, व्यापक रूप से कराकर a, b व c का मान ज्ञात करते हैं, a, b व c का मान ज्ञात करते हैं, हो गया ना। तो देखो क्या होगा, जैसे यहां पे देखो एक द्विघात बहुपद है ये, ठीक है, तो इसकी तुलना किससे कराओगे? व्यापक रूप से ना। व्यापक रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस c से कराने पर, ठीक है, हो गया। अब देखो जहां a है उसकी जगह पे क्या दिख रहा है? 3, जहां b है उसकी जगह पे +5 और जहां c है उसकी जगह पे -8। तो यही हमको देखना है। तो a बराबर 3 मिल जाएगा, b बराबर 5 के आगे प्लस चिन्ह लगा, कोई मतलब नहीं है, 5 ही लिख सकते हो, लेकिन c का मान क्या आएगा? -8 आएगा, ठीक है ना। तो ये तुलना करने के लिए हमने समझा दिया कि तुलना कैसे करते हैं, क्योंकि x² तो इसमें भी है, वो छूट जाएगा। a की जगह पे क्या दिख रहा है? 3, x इसमें भी है, b दिख रहा है, b की जगह पे क्या दिख रहा है? 5, इसमें c है, c की जगह पे क्या दिख रहा है? -8। तो ये हमने तुलना करके abc का मान निकाला है। अब हम इसके शून्यक पे पहुंचेंगे, किस पे पहुंचेंगे? शून्यक। तो इसका लिखो पहले, तब इसके आगे शून्यक पढ़ते हैं। अब नीचे हेडिंग लिखो, अब नीचे हेडिंग लिखो, द्विघात बहुपद के शून्यक। द्विघात बहुपद के शून्यक, हो गया।
शून्य के बारे में तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, शून्य करने वाला अर्थात चर पद का वह मान जो बहुपद को क्या कर देता हो, शून्य कर देता हो, शून्य कहलाता है। हमने पीछे पढ़ रखा है। हमने पीछे ये भी तुम्हें बताया था कि जितने घात का बहुपद उसके उतने ही शून्य। जैसे इसमें द्विघात बहुपद है तो 2 घात का बहुपद है, इसके कितने शून्य, 2 शून्य। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखना है। अब लिखो किसी भी द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते हैं। जिन्हें अल्फा तथा बीटा मानते हैं, जिन्हें अल्फा तथा बीटा मानते हैं। जिन्हें अल्फा तथा बीटा, बीटा कैसे बने, ये बीटा, बी में नीचे पूछ निकाल दो। जिन्हें अल्फा तथा क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं, हो गया ना। आगे लिखो पैराग्राफ चेंज करके, द्विघात बहुपद के शून्यक का मान, द्विघात बहुपद के शून्यक का मान हो गया, उस बहुपद का गुणनखंड करने पर प्राप्त होता है। उस बहुपद का गुणनखंड करने पर प्राप्त होता है। उस बहुपद का गुणनखंड करने पर प्राप्त होता है। हो गया। यदि बहुपद का गुणनखंड नहीं होता है तो यदि बहुपद का गुणनखंड नहीं होता है तो हो गया। श्रीधराचार्य सूत्र से श्रीधराचार्य सूत्र से शून्यकों का मान ज्ञात कर सकते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र से शून्यकों का मान ज्ञात कर सकते हैं। हो गया। नीचे लिखेंगे सिंगल इंडिकेट पॉइंट हेडिंग श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र श्रीधराचार्य सूत्र इसके अंदर लिखो यदि कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो ये लिख लो x बराबर, सूत्र ध्यान से देख के लिखना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, पूरे के बट्टे 2a है, नहीं तो आधे लोग क्या करते हैं इसी करड़ी वाले बट्टे 2a कर लेते हैं, ध्यान दिए रहना। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये तुमको ए बी सी इसमें दिखे, ये इस ऊपर के द्विघात समीकरण से ही निकाले गए हैं, दिखाई दे रहा है। जैसे इसमें a का मान 3, b का मान 5 और c का मान -8 दिखा, तो वही इसमें हमको रखना है, हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। चलो हो गया, लिखिए ना इसको। नीचे लिख लो अब, सूत्र के नीचे जहां पहला शून्यक अल्फा ज्ञात करने के लिए, जहां पहला शून्यक अल्फा ज्ञात करने के लिए, पहला शून्यक अल्फा ज्ञात करने के लिए प्लस चिन्ह लेते हैं, प्लस चिन्ह लेते हैं, और दूसरा शून्यक बीटा ज्ञात करने के लिए माइनस चिन्ह लेते हैं, और दूसरा शून्यक बीटा ज्ञात करने के लिए माइनस चिन्ह लेते हैं, माइनस चिन्ह लेते हैं। हो गया ना, ये ध्यान में रखना है। हो गया, अब एग्जाम्पल लिखो, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। हो गया, पहला नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75, हो गया ना। दूसरा नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, हो गया ना। अब इनका शून्यक निकालना है, इसमें से हम एक का शून्यक सूत्र से निकालते हैं और एक का शून्यक गुणनखंड करके निकालते हैं, ठीक है ना। तो पहला गुणनखंड कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75, इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें जो सबसे किनारे वाला पद है उसका गुणा कराएंगे, किनारे किनारे के जो दोनों पद हैं, इसको व्यापक रूप में पहले तुम्हें लिख लेना है। मतलब एक्स स्क्वायर वाला पद सबसे पहले, फिर एक्स वाला पद उसके बाद, फिर अचर पद उसके बाद, ठीक है ना। अब देखो एक तरीका तुमको तो पता ही होगा कैसे करते हैं, ठीक है। किनारे किनारे वाले पदों का गुणा करते हैं, फिर गुणा करने पर उतना आना चाहिए, और इसका जो चिन्ह है क्या है,
माइनस, तो घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला पद अर्थात 10 आना चाहिए, क्योंकि इसके सामने 1 है ना, तो किनारे किनारे वाले पदों का गुणा करोगे तो कितना आएगा, गुणा करने पर कितना, 1 गुणा 75 ना बराबर 75, क्योंकि किनारे किनारे वाले पदों का गुणा करना है जब भी तुम गुणनखंड करना चाहते हो। तो इसको व्यापक रूप में लिख लो। व्यापक रूप हमारा यही था ना, ax² + bx + c, अर्थात x² वाला पद सबसे पहले, फिर उसके बाद x वाला पद, उसके बाद और अचर पद सबसे बाद में। ठीक है ना, ये तुमने काम कर लिया, इसका गुणा तुमने कर लिया। अब अचर पद का चिन्ह देख लो क्या है, तो चूंकि अचर पद क्या है जी, ऋणात्मक है, इसलिए घटाने पर कौन सा पद, बीच वाला पद अर्थात 10। ये तरीका समझ लो क्या है, जब कोई बहुपद मिला तुम्हें तो उसमें सबसे पहले किनारे किनारे वाले पदों का गुणनफल देखना है। 1 गुणा 75 अर्थात 75 आया, ठीक है। उसके बाद अचर पद ऋणात्मक है, ये वाला, इसी का चिन्ह देखना है तुम्हें। अचर पद ऋणात्मक है इसलिए घटाने पर, अभी धनात्मक आया होता तो जोड़ने पर, तो घटाने पर बीच वाला पद अर्थात 10। तो अब 2 ऐसी संख्याएं लेंगे जिनका गुणा करने पर 75 आए और उनको घटाने पर कितना आए, 10 आए। क्या क्या होगा, 15 और 5, 15 × 25 = 75 होता है, 15 में से 5 गया तो 10 होता है। तो इसको ऐसे तुम लिख सकते हो, देखो 15, ये मैंने तो इसको लिखना है x² लिखोगे क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं होता है, माइनस 10 को बदलना है हमें, 10 की जगह बदलेंगे कितना, 15 और 10 हमने देखा ना, 15 और 5 देखे हैं, 15 × 25 = 75 और 15 में से 5 गया तो 10 आता है कि नहीं आता, बस यही काम हमें करना है। और अब सामने x लिख दो और माइनस क्या लिख दो, 75, गुणा करा लो इसका अंदर, देखो माइनस है ना, तो -15x होगा, और ये भी माइनस, अंदर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद 5x होगा और माइनस कितना होगा, 75। तो इसको हल करो। अब पहले दोनों में से कॉमन निकालेंगे, बाद के दोनों में से कॉमन निकालेंगे। पहले दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, दोनों में कुछ दिख रहा है, x दिख रहा है, तो एक x कॉमन कर लो। कॉमन करते हैं गुणनखंड बनाने के लिए, जिससे इसे 2 पदों के गुणनफल के रूप में तोड़ दिया जाए। ठीक है, अभी तो हमको पूरा 3 पद इसमें दिख रहा है ना, तो इसको हम 2 पदों के गुणनफल के रूप में तोड़ते हैं, जिसे हम गुणनखंड कहते हैं। जैसे तुम्हारे पास 15 होता है तो 15 को लिखते हो 3 × 5, 2 पदों के गुणनफल के रूप में तोड़े, वैसे इसको भी 2 पदों के गुणनफल के रूप में तोड़ते हैं। तो ये कोई संख्या नहीं है कि इसे आसानी से तोड़ लेंगे, 15 की तरह 3 × 5 कर लेंगे, इसलिए इसको इतना हल करना पड़ता है। x निकाले बाहर, तो एक x² था, 1 को निकाल लिए तो 1 को भी बचा हुआ है, x² का मतलब 2 ठो x, कितने से 2, जब 1 हम निकाल दिए तो 1 अभी बचा रहेगा, अर्थात x बचा रहेगा, और माइनस लगाए, माइनस लगाओ, 15x था ना, 1 x तुमने बाहर निकाल लिया, इसमें खाली क्या बचेगा, 15, प्लस चिन्ह लगा आगे ना, प्लस लगा दो। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, x तो है नहीं, संख्या देखो, कोई ऐसी संख्या जिसके पहाड़े 5 भी आता हो, 75 भी आता हो, तो 5 है ना, 5 के पहाड़े 5 भी आता है, 5 के पहाड़े 15 बार में 75 भी आता है, तो हम 5 निकालेंगे, और जब इसमें से 5 निकाल देंगे तो खाली क्या बचेगा, x बचेगा, x रख दोगे, और माइनस 5 के पहाड़ा 75 कितनी बार में आता है, 15 बार में, इसलिए हम 15 लिख देंगे। अब तुम देख रहे होगे 2 पद बन गए, क्योंकि पद तभी टूटता है जब प्लस या माइनस लगता है ना। तो यहाँ पे देखो बाहर एक कई बार प्लस लगा हुआ, अर्थात इसके इधर पूरा 1 पद, इसके इधर पूरा 1 पद दिख रहा है ना। अब इन दोनों में से कॉमन करोगे तो इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, x - 15, x - 15 दोनों में दिख रहा है ना, तो उसको बाहर निकाल सकते हो, x - 15 बाहर निकाल दो, तो अब बचा क्या इसमें,
x और इसमें प्लस क्या बचा 5। ये प्रकार से हमारा गुणनफल हो गया ना। अब इन दोनों गुणनखंडों को बारी बारी से 0 के बराबर मानो, इनको बारी बारी से 0 के बराबर मानो। तो इसलिए x माइनस 15 बराबर 0, x बराबर 15। उसके बाद x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। अतः पहला शून्यक अल्फा बराबर 15 और दूसरा शून्यक बीटा बराबर -5। निष्कर्ष, अगर इस तरह से हम किसी का गुणनखंड निकालना चाहते हैं तो सबसे पहला काम उसका मध्य पद को बांट लें। ठीक है ना। मध्य पद को कैसे बांटें? गुणा करने पर किनारे किनारे वाले पदों का गुणनफल। ठीक है। किनारे किनारे वाले पद कौन से हैं? ये संख्या केवल देखो अंक, एक्स स्क्वायर से मतलब नहीं, वो तो हमारा चर पद है, बाद में वो तो आएगा ही। अंक देखो केवल, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 75। ठीक है ना। तो 75 और 1 का गुणा कर लिए 75, अर्थात गुणा करने पर कितना आना चाहिए 75। और इस 75 का चिन्ह क्या था माइनस। इसी का चिन्ह देखना है चर पद का। 75 का चिन्ह क्या है माइनस, इसलिए घटाने पर कौन सा पद बीच वाला जो बीच में छूटा था कौन 10। तो दो संख्या हमने ऐसी लिया जिसका गुणा करने पे 75 आता और घटाने पर क्या आता 10 आता। तो 15 और 5, 15 माइनस 5 हमने किसकी जगह पे रखा? उस 10 की जगह अर्थात बीच वाले पद को रखा, क्योंकि मध्य पद को बांटकर गुणनखंड करना इस नियम का नाम है। 9 में पढ़े होगे, मध्य पद को बांटकर गुणनखंड कीजिए। तो मध्य पद को बांटकर गुणनखंड करना इसका नाम है। तो इसीलिए मध्य पद को बांटते हैं। कितने पदों में? 2 पदों में, जिससे हमारे पास 4 पद हो जाते हैं। फिर हम 2-2 पदों में से कॉमन कर लेते हैं, हमें गुणनखंड प्राप्त होता है। उन गुणनखंडों के बराबर बारी बारी से क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं। जब गुणनखंडों के बराबर शून्य मानते हैं तो x के 2 मान मिलते हैं, जो दोनों मान मिलते हैं वही शून्यक होते हैं। क्या होते हैं? शून्य। अभी मान लो हम नहीं बांट पाते, मान लो तुम्हें पता ही नहीं चलता कौन सी 2 संख्या है जिसका गुणा करने पर 75 आएगा और घटाने पर 10 आएगा, पता नहीं चल रहा, तब वो सूत्र लगा लो। ठीक है। दूसरे सवाल को हम सूत्र से बता रहे हैं, जल्दी इसको नोट करो। चलो अब दूसरा वाला सूत्र से हम लोग देख लेते हैं कि सूत्र से कैसे लगाया जाए दूसरे वाले को। ये तो अभी पहला सवाल था, इसको हमने मध्य पद को बांट कर देख लिया। मध्य पद को बांटने आया तो बांट लिए। मध्य पद जिसको बांटने में परेशानी हो रही है, सूत्र याद करो, सूत्र से सब सवाल लगते हैं, चाहे मध्य पद बटे या न बटे। ठीक है ना। इसीलिए हमने एक ऐसा उदाहरण लिया जिसका मध्य पद हम बांट सकते हैं। इसमें गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए ना। किनारे किनारे वाले पदों का गुणनफल और चिन्ह प्लस है, इसे जोड़ने पर तो आएगा। तो गलत हो गई, ऐसा काम करो, इसको 4 कर लो सवाल में। तो x² + 4x + 4, x² + 4x + 4 अब हो जाएगा ना। गुणा करने पर 4, चिन्ह प्लस है इसलिए जोड़ने पर भी 4 हो गया। तो अभी देखो हम कर सकते हैं 2 और 2, 2 दूनी 4 होता है, 2 में 2 जोड़ेंगे तभी 4 होता है। मध्य पद को बांटकर इसका गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन हम सूत्र से इसका करके दिखा रहे हैं। तुम लोग गुणनखंड करके इसको घर से कर लेना और पता कर लेना कि क्या सूत्र वाले उत्तर में और गुणनखंड वाले उत्तर में कोई अंतर है। कोई अंतर नहीं मिलेगा, दोनों बराबर मिलेंगे। देखो अगर तुम इसको सूत्र से लगाना चाहते हो तो सबसे पहले तुलना करना पड़ेगा। क्या करना होगा? तुलना। इसकी तुलना शुरू करो। तुलना कराएंगे ax², तुलना हमेशा किससे कराते हैं? व्यापक रूप से ना। ax² + bx + c से क्या तुलना, ऊपर बराबर क्या मिलेगा 4 है x² तो है ये
एक्स स्क्वायर के सामने जो दिख रहा है वो अर्थात कुछ नहीं दिखा तो 1, ठीक है ना। तुम बताओ जी b बराबर क्या आएगा? b बराबर क्यों 4 आएगा? क्यों 4? क्यों 4 आएगा? अभी दो मुख का धरे तो दिमाग काम करे। अभी यहाँ पे क्या समझाए थे पूरा? तुलना कराएंगे ना, तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ए के सामने कुछ नहीं तो 1 दिख रहा है, इसमें x दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है, b की जगह पे क्या दिख रहा है तुम्हें? 4 दिख रहा है, क्योंकि x का गुणांक 4 है इसलिए 4 बताएंगे। इतना देर से समझा रहे हैं, दिमाग नहीं काम कर रहा है का तुम लोग? और ये c का मान क्या है? तो c के बगल में 4 दिख रहा है, c के ऊपर 4 दिख रहा है, इसलिए c का मान भी 4 होगा। तो तुलना कराना सीख लो, ये होएंगे कल तुम लोग को, हम समझे रहना। कल जो भूला उसको पहले डंडा गिरेगा तब बताएंगे। हो गया, ये इतना मिल गया, बैठ जाओ। इसलिए सूत्र, अब सूत्र लगाओ, इसमें क्या लगाएंगे? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सारे मान इसमें रख दिए जाएं। तुलना करा के पहले ए बी सी का मान निकाल लो, प्लस माइनस चिन्ह भी देखे रहना, ठीक है ना। सारे के सारे मान इसमें रखो, तो माइनस बी का मान 4, अभी कोई नोट मत करो, आगे ध्यान दो। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग माइनस 4ac, 4 गुणे a का मान 1 और c का मान 4 बटे 2 गुणे 1, ठीक है ना। तो अब देखो x बराबर क्या आ जाएगा? -4 बाहर बचा हुआ है, प्लस माइनस करड़ी में 4 का वर्ग 16 और -4 एकम 4 चौका 16 बट्टे कितना? 2। -4 प्लस माइनस करड़ी में क्या बच गया? 0 बट्टे 2। ये तो हमारा x आ गया ना। हमने अब तुमसे कहा था कि अगर पहला शून्यक अल्फा निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? प्लस लेना पड़ेगा। दूसरा शून्यक बीटा निकालना चाहते हो तो क्या लेना पड़ेगा? माइनस। तो अभी एक बार और x की वैल्यू लिख दो, -4 प्लस माइनस 0 बट्टे 2। पहली बार क्या लोगे? प्लस लेने पर। क्या लेने पर? प्लस लोगे तो ये अल्फा बराबर निकलेगा -4 प्लस 0 बट्टे 2। इसमें प्लस माइनस जो दिख रहा है ना, इसका माइनस छोड़ दोगे, खाली क्या लोगे? प्लस लोगे। तो -4 बट्टे कितना बच गया? 2। अल्फा बराबर क्या आ गया? -2, अर्थात पहला शून्य कितना हो गया? -2 हो गया। हो गया ना। उसके बाद देखो माइनस लेने पर, तो ये जो प्लस माइनस में था, आपकी बात प्लस छोड़ो और माइनस लो। -4 -0 बट्टे 2 अर्थात -4 बट्टे 2, मतलब ये किसके बराबर आएगा जी? दूसरा बीटा बराबर। तो बीटा बराबर भी कितना आ गया? -2, अर्थात इसके जो दोनों शून्यक हैं आपस में समान है, -2 और -2। अब इसका गुणनखंड करके घर से निकाल के ले आना, देखो आ रहा है कि नहीं? -2, ठीक है ना। कोई अंतर नहीं आएगा, -2 ही आएगा। तो जिसको गुणनखंड करने में परेशानी होती है, या जब भी तुम्हें गुणनखंड करने में परेशानी हो रही है, सूत्र याद रखो, सूत्र लगा दो, आंसर तुमको वही मिलेगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। बस चिन्ह उनमें सही से रखना, चिन्ह रखने के बाद गलती मत करना। और 2a हमेशा ध्यान में रखो, कहाँ रहेगा? पूरे के बट्टे रहेगा, नहीं तो आधे दिन बाद कंफ्यूजन में आ जाओ, खाली इसी करली वाले बट्टे कर दो, उसके बाद उसको लौटा लेके जोड़ने लगो, और हमारा उत्तर वही गलत आ रहा है। ध्यान में रखे रहना। बाकी चीजें होंगी कल, नोट में लिखना है। नोट में पहला पार्ट जहां पे खत्म हुआ वहीं के अंत में लिख लो। क्वेश्चन लिखना है। यदि दो धनात्मक पूर्णांक
दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक हो गया क्रमशः P बराबर AB क्यूब, P बराबर AB क्यूब, B के ऊपर 3 घात लगा है, ठीक है ना। उसके बाद तथा Q बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर, Q बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर, कोई भी सवाल हो उससे नहीं मतलब, एक समझ लो बाकी कर सकते हो। Q बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर, तो हो गया HCF, तो HCF P, Q, ये HCF P, Q लिखने का अर्थ है P और Q का HCF माने होता है मौसा, क्या होता है मौसा। तो कोष्ठक में PQ लिखा ना, तो PQ का अर्थ हो जाएगा PQ का मौसा, ठीक है ना। तथा LCM PQ, LCM का मतलब लौसर, ये ध्यान देना है। हो गया, ये याद रखो। ज्ञात कीजिए जहां A और B अभाज्य संख्याएं हैं, जहां A और B अभाज्य संख्याएं हैं, हो गया। अब देखो सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे हम लोग, क्योंकि A व B क्या है जी, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो इसलिए P बराबर AB क्यूब का अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा ये देखो। इसमें एक ठो A दिख रहा है और कई ठो B दिख रहा है, 3 को, इनको गुणा के रूप में लिख दो, हो गया काम। मतलब A गुणा B गुणा B गुणा B, हो गया ना। उसके बाद Q बराबर क्या है जी, A स्क्वायर B स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर है ना, मतलब A गुणा A गुणा B स्क्वायर है तो B गुणा B, इनका अभाज्य गुणनखंड मिल गया। इसलिए P व Q का मौसा अर्थात HCF P, Q बराबर, मौसा कैसे निकलता है, दो संख्याओं का मौसा कैसे निकालते हैं, पहले उनका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, फिर जो दोनों में मिलता है उसको कॉमन लिख लेते हैं, गुणा करा लेते हैं, ठीक है। दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है, पहले A मिला तो A को एक बार लिखो, और एक तो B मिला फिर उसको लिखो, एक और B मिला इसको भी लिखो, अर्थात जो मौसा था वो क्या आ गया, AB स्क्वायर, हो गया ना। अभी यही लौसा निकालना होगा, तो लौसा का नियम क्या कहता है, जो मिला उसको भी एक बार और जो नहीं मिला उसको भी एक बार। तो यहीं पे बगल में हम लौसा भी निकाल लेते हैं। देखो क्या होगा, P व Q का लौसा बराबर, या ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, LCM P, Q बराबर, जो मिला उसको एक बार लिख लो, कौन मिला, A मिला
मिला है, बी मिला है, फिर बी मिला है, मिला है ना? ये कौन कौन नहीं मिला? बी नहीं मिला और ए नहीं मिला, तो उनको भी एक बार लिख दो, अर्थात उत्तर आ गया ए स्क्वायर बी क्यूब। ये हमारा क्या हो गया? लासा हो गया, और ये क्या हो गया? मासा हो गया। इस तरह से हमारे दोनों सवाल लग गए, इनको उतार लो। ये प्रकार तुम किसी का भी निकाल सकते हो, जो भी दिया जाएगा बस उसका गुणनखंड निकाल देना, पहले गुणा के रूप में उसको लिख देना, जो मिलेगा उसको लिख दिए तो मासा हो गया, और जो मिला जो नहीं मिला दोनों लिख दिए तो क्या हो गया? लासा हो गया। याद कर लो, बाकी चीजें होंगी कल।